हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी मूल अधिकार को पढ़ रहे हैं और उस श्रेणी में अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 19 तक चीज़ों को देखा है। और आज हम लोग आर्टिकल 19 के कुछ मुद्दों को देखेंगे। और उस मुद्दे को देखने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी फिर से अपना रिवीजन कर लेना चाहते हैं। इसके आर्टिकल जो है, मतलब कि जो मूल अधिकार है, इसके कुछ फैक्ट जो होते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। जो मूल अधिकार है, इसको भाग 3 में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसको आर्टिकल 12 से 35 के बीच में रखा गया है। किसमें? 12 से 35 के बीच में इसको रखा गया है। इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। इसमें जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब अभी तक हमारे पास, मतलब वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था, यानी कि आर्टिकल 31, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको अब भाग 12 में आर्टिकल 300 ए के तहत रख दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 300 में, आर्टिकल 300 ए में इसको रख दिया गया है, यानी कि अभी ये कानूनी अधिकार है। और अगर हम बात करें हनन की, तो यानी कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे बड़ी अदालत, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। किसको? आर्टिकल 32 को किसने दिया है? तो अंबेडकर जी ने। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पे प्रेम्बल को लगाएंगे, यानी कि प्रस्तावना को लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको बोला है, तो आर्टिकल 32 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। फिर से हम, जब तक ये मूल अधिकार ख़त्म नहीं होता तब तक हम इसका प्रत्येक क्लास में इसका रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। तो हमने क्या देखना है आज हमको? तो मुद्दे को देखना है। इस मुद्दे को देखने से पहले हम आर्टिकल 19 को एक बार फिर से देख लेते हैं कि आर्टिकल 19 क्या कहता है। ये वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है, जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, समूचे भारतीय क्षेत्र में निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता और समूचे भारतीय क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, संपत्ति के अर्जन एवं विक्रय की स्वतंत्रता। इसको हटा दिया गया है, यानी कि कब? 44वें संविधान संशोधन, यहाँ पे क्या, इसको हटा दिया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है। अब ये एक कानूनी अधिकार बन गया है। उसके बाद व्यवसाय, वाणिज्य, आजीविका, व्यापार की स्वतंत्रता, ये किसमें है? इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो रही ये चीज़ें, रही आर्टिकल 19 के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये निरपेक्ष अधिकार नहीं है, ये भी आप याद करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की चीज़ों को, यानी कि जो मुद्दा है आर्टिकल 19 बनाम आईटी एक्ट 2000। क्या? आईटी एक्ट 2000। तो इसके बारे में हम जानें कि ये सूचना तकनीकी जो है कानून 2000, इसके उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल हस्ताक्षर होता है उसको वैधता प्रदान करना। क्या? डिजिटल हस्ताक्षर को वैधता प्रदान करना। बैंकिंग व्यवस्था में डिजिटल दस्तावेज को वैधता प्रदान करना। ये कौन बोल रहा है? सूचना तकनीकी कानून 2000। कानूनी व्यवस्था में डिजिटल वैधता पर बल दिया जा रहा है, इसके तहत बताया गया है। आईटी एक्ट जो 2000 है, इसमें एक मतलब सेक्शन 66A के तहत यह प्रावधान भी है कि डिजिटल माध्यमों यथा मेल से या सोशल मीडिया हैंडल से, व्हाट्सएप से, ईटी से, मतलब ऐसे प्रत्येक फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जो भी सोशल मीडिया हैंडल है के माध्यम से यदि कोई किसी के व्यक्तित्व, गरिमा, आदर, मान सम्मान के विपरीत कार्य करता है तो उस पर एफआईआर
किया जा सकता है। क्या, अगर कोई मतलब कि यदि कोई है, जो कोई व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्तित्व के मतलब किसी के ऊपर उसके व्यक्तित्व, गरिमा, आदर, मान सम्मान के विपरीत कोई कार्य करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। जैसे कि मेल के द्वारा, सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ईटीसी। जैसे कि ऐसे बहुत से कहानियाँ हुई हैं, ऐसे बहुत से केस ऐसे हुए हैं जिनमें ऐसा किया जा चुका है। तो ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब राजनीतिक अभिव्यक्तियों पर भी आईटी एक्ट सेक्शन 60A के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या, इसके तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं। अगर हम बात करें एससी के विचार की, तो माने कि सुप्रीम कोर्ट के विचार की, तो आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 आईटी एक्ट 2000 से ऊपर है। ये आर्टिकल 19 जो है ये ऊपर है इससे। आईटी एक्ट की धारा 66 है जो है वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि यह आर्टिकल 19 एक ए, क्या 19(1)(a) जो है के तहत बोलने एवं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर रोक लगाती है। आईटी एक्ट की धारा जो 66 है वो क्या करती है, जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दी गई बोलने एवं अभिव्यक्त की आज़ादी है उस पर यह रोक लगाती है। तो ये रहे सुप्रीम कोर्ट के विचार। तो उनका सुप्रीम कोर्ट का क्या करना है कि आर्टिकल 19 जो है वो आईटी एक्ट से ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आईटी एक्ट की धारा 66 था उसको गैर संवैधानिक बता दिया गया है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार दे दिए हैं। इसमें किया गया है, 66 को गैर संवैधानिक बता दिया गया है और आर्टिकल 19 को उससे ऊपर बताया गया है। तो ये रहा हमारा आईटी एक्ट 2000 और मतलब कि आर्टिकल 19 बनाम आईटी एक्ट 2000 के मुद्दे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं अपना दूसरा मुद्दा। वो दूसरा मुद्दा क्या है, आर्टिकल 19, क्या आर्टिकल 19 बनाम आर्टिकल 105। सांसदों को संसद में बोलने का विशेषाधिकार क्यों। आर्टिकल 105 के तहत क्या होता है कि सांसद जो है उनको संसद में बोलने का विशेषाधिकार है, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि होते हैं, तो उनको जनप्रतिनिधि के मुद्दों को उठाना के लिए उनको संसद में 105 के तहत कुछ छूट दी गई है। तो उन कुछ चीज़ों को देखते हैं क्या है। लोकतंत्र में ये कौन बोल रहा है, संविधान सभा द्वारा बताया गया है। संविधान सभा के द्वारा इन चीज़ों को बताया गया है। क्या बताया गया है कि लोकतंत्र में संसद तक बिना बाधा के आवाज पहुँचे, इसलिए ये प्रावधान किया गया है। जनहित के विषयों पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बिना भय की आवाज़ संसद तक पहुंचनी चाहिए। इनका कहना है कि जो ये सांसद होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए जनता के जो विषय यानी कि जनता के जो विषय हैं वो पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर वो वो संसद तक पहुँचे, उनकी आवाज़ संसद तक पहुँचे, इसलिए ये अधिकार दिया गया है। अतः आर्टिकल 105 जो आर्टिकल 105 है को निरपेक्ष अधिकार सांसदों के लिए बनाया गया है। क्या है ये, निरपेक्ष अधिकार सांसदों के लिए बनाया गया है। हमने लास्ट में आपको जब आर्टिकल 19 को दिखाया था तो बताया था कि जो आर्टिकल 19 वो निरपेक्ष अधिकार नहीं है, लेकिन ये जो है वो निरपेक्ष अधिकार है। यही कारण है कि आर्टिकल 105 को आर्टिकल 19 की तुलना में अधिक वाक स्वतंत्रता दी जाती है, जबकि जो आर्टिकल 19 है वो मूल अधिकार है। उसके बावजूद आर्टिकल 105 जो है वो आर्टिकल 19 से एक तरह से अधिक वाक स्वतंत्रता इसको प्राप्त है। आर्टिकल 105 के अधिकारों का दुरुपयोग की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो उसका दुरुपयोग भी होने लगता है, तो इसके बहुत सारे दुरुपयोग देखे जाते हैं। और वहाँ पे आप देखते होंगे कि संसद में आए दिन
वो सांसद जो होते हैं वो कुछ भी चीज़ों को मतलब बोल देते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हैं। राजनीतिक आरोप एवं प्रत्यारोप, मतलब वो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, जो मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बस आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं। संसद का समय एवं संसाधन दोनों बर्बाद होता है इसमें। न्यायपालिका पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि न्यायाधीशों के विरुद्ध भी चर्चा हो जाती है। यानी कि जो इसमें संसद है ना, यहाँ पे न्यायपालिका पे भी चर्चा हो जाती है और यहाँ पे न्यायाधीशों को भी लपेट लिया जाता है कि इस पार्टी के उस पार्टी के। लेकिन आप देखे होंगे कि ये चीज़ें कभी संसद से बाहर आके, जो चीज़ें वो संसद के अंदर बोलते हैं वो चीज़ें वो संसद के बाहर आके नहीं बोलते हैं। आप इसको देखिएगा, गौर करिएगा, कभी वो चीज़ आप जब पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ सब सही है, लेकिन अंदर वो दूसरी चीज़ बोलते हैं और बाहर वो चीज़ें नहीं बोलते हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ संसद के अंदर तक ही मान्य है, ये उनका अधिकार है आर्टिकल 105 के तहत। जब आर्टिकल 19 पर जब आर्टिकल 19 पर परिस्थिति जन्य तरीके से निर्बंधन लगाया गया, तो क्या आर्टिकल 105 पर भी मात्रात्मक बंधन लगाना चाहिए? ये एक तरह सवाल है कि जब आर्टिकल 19 पर परिस्थिति जन्य तरीके से निर्बंधन यानी कि बंधन या शर्तें लगाया गया है, तो क्या आर्टिकल 105 पर भी मात्रात्मक बंधन लगाना चाहिए कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अपनी राय दी? आर्टिकल 105 जो है वो निरपेक्ष है, आर्टिकल 19 तो निरपेक्ष है ही नहीं, इस पर बंधन नहीं लगाया जा सकता, बंधन नहीं लगाया जा सकता। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, जो ये आर्टिकल 105 है ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। आर्टिकल 19 पर शर्तें जायज है और आर्टिकल 105 का प्रभाव अधिक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार में कहा कि जो आर्टिकल 105 है ये निरपेक्ष है, इस पे बंधन नहीं लगाया जा सकता है और ये आर्टिकल 19 से ऊपर है। आर्टिकल 105 का प्रभाव जो है वो आर्टिकल 19 के प्रभाव से अधिक है। तो ये चीज़ें रही आर्टिकल 19 और आर्टिकल 105 के बीच में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और इन दोनों मुद्दों से यानी IT एक्ट 2000 और आर्टिकल 105 और 19 के बीच जो विवाद था दोनों का, उनसे संबंधित दो क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है, किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट 2000 की धारा 66 को आर्टिकल 19 का विरोधी माना है? अपने विचार व्यक्त करें। क्या किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट 2000 की धारा 66 को आर्टिकल 19 का विरोधी माना है? अपने विचार को व्यक्त करें। तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, क्यों माना गया है, ये चीज़ें थी, मतलब इसके उद्देश्य ये थे आर्टिकल के। और ऐसे कई उदाहरण सामने हैं जब राजनीतिक अभियुक्तों पर भी IT एक्ट 66 की धारा के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी थी जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। और आर्टिकल 105 जो 105 और 19 के बीच विवाद है उसके संबंध में क्वेश्चन, आर्टिकल 105 का दुरुपयोग अक्सर संसद में देखा जाता है। क्या आपके विचार में आर्टिकल 19 की भांति कुछ मात्रात्मक बंधन या शर्तें सांसदों के विशेषाधिकार पर लगाई जानी चाहिए? अपने विचार दीजिए 150 और 250 शब्दों में। तो ये रहे दो क्वेश्चन, आप इन दोनों क्वेश्चनों का करने का अभ्यास करिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जो हम अब कल क्या देखेंगे, एक मुद्दा और बचा है इसमें, वो है हेट स्पीच का यानी घृणा वाक्य का, और उसका संबंध आर्टिकल 19 से। तो उन चीज़ों को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।